गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज संपत्ति नियंत्रण अधिनियम में मैं धारा 54 को एक्सप्लेन करूँगा। धारा 54 विक्रय की परिभाषा। विक्रय क्या है? विक्रय किसी कीमत के बदले या कीमत का प्रॉमिस हो या पार्टली चुका दिया गया हो या पार्टली चुकाया हो और चुकाने का वादा किया हुआ है, किसी कीमत के बदले दी गई स्थावर संपत्ति, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्थावर संपत्ति की बात है, विक्रय कहलाएगी। अब विक्रय कैसे होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बताती है जहाँ टेंजिबल यानी मूर्त संपत्ति जो दिखाई देती है 100 रुपये से अधिक की होगी तो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही होगी। अमूर्त संपत्ति के मामले में हमेशा रजिस्टर्ड संपत्ति के द्वारा ही, रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ही होगी। अब इसमें सेल में क्या होता है? सेल में ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है, मालिकाना ट्रांसफ़र होते हैं। इसके आवश्यक तत्व क्या होंगे? दोनों पक्षकार की क्या, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत दोनों पक्षकार, जैसे पक्षकार मेजर होना चाहिए, जो बेचान कर रहा है वो व्यक्ति मेजर होना चाहिए, खरीदने वाला व्यक्ति नाबालिग हो सकता है पर बेचान करने वाला मेजर होना चाहिए, संपत्ति उपस्थित होनी चाहिए, उसका वैल्यू होनी चाहिए, एडुकेट वैल्यू प्राइस होना चाहिए, और जो बेचान कर रहा है वो साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? किसी संपत्ति को बेचने की सुविधा। ये एक सुविधा होती है जिसे संविदा के द्वारा कि भविष्य में हम इस संपत्ति को ये राशि ये देकर खरीद लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मूल तत्व ये है, ये कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता, ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी भी संपत्ति का, ये रजिस्टर्ड ना भी हो तो भी चलेगा, किंतु कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कोई इंटरेस्ट कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता है। अब इसमें पक्षकारों की योग्यता पर बात करें, इसमें जो क्रेता है माइनर तो चल सकता है, किंतु ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में धारा 136 के अंतर्गत कोई जज, वकील, पावर अटॉर्नी जनरल कोई भी एक्शनेबल क्लेम को परचेज नहीं कर सकते। कोई भी विवादित संपत्ति को जज, वकील ये खरीद नहीं सकते, वह इस मामले में अयोग्य होते हैं। इसमें एक शब्द और आया रिविजनर। रिविजनर क्या होता है कि कोई भी संपत्ति है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट किया और उसके बाद उस लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट करा, उसके बाद जिस व्यक्ति को संपत्ति दी गई वह लाइफ टाइम इंटरेस्ट क्रिएट करने वाले व्यक्ति के जीवन काल में उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब अनबोर्न बच्चा, जो अनबोर्न व्यक्ति था वो नहीं हुआ, तो जो लाइफ टाइम जिसके पक्ष में क्रिएट किया गया उसका जीवन समाप्त हो जाने के बाद वह संपत्ति वापस रिवर्स हो जाएगी उस व्यक्ति ने जिसने उसे दिया है, तो उसको रिविजनर कहते हैं। ये भी रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सेल के संबंध में कुछ केस थे, उसमें मुख्य केस ये है कि मतलब सेल के अंतर्गत ओनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी संपत्ति को सेल कर रहे हो तो आपके पास ओनरशिप होना चाहिए, तभी उसे सेल कर सकते हैं, वरना सेल वैलिड नहीं होगी। या दूसरी बात, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की सहमति, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी हो, तो दोनों कंडीशन में सेल करता व्यक्ति वैलिड सेल होगी। पहला ओनरशिप हो
और ये ओनरशिप ट्रांसफ़र करने की उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी हो। विश्वनाथ का एक केस था 2003 का, उसमें यही ग्राउंड था कि ट्रांसफ़र करने वाला व्यक्ति ओनर नहीं था, किंतु उसने ट्रांसफ़र करने की पावर ऑफ अटॉर्नी उसके पास थी, इसलिए वह ट्रांसफ़र वैलिड माना गया। तीसरा, जो संपत्ति विक्रय की जा रही है वो वर्तमान में उपलब्ध होना चाहिए। धारा 6 के अंतर्गत कोई संपत्ति मिलने वाली हो आपको, उसे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अच्छा, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें। गुड।